Once again, welcome back, my dear student of Standard 8, and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 9, our economic system. Okay, I might get confused that economic की spelling तो सही लिखी है ना. Anyhow, so name of the chapter is given, our economic system. So let us begin. Okay, so the name of the chapter is given at very top of the that, and now let's observe the journey of rupees. तो चलो हम लोग ये रुपीज़ की जरा जर्नी ऑब्जर्व करते हैं क्या हो रहा है. फार्मर बैंक में. ओके. सेकंड पिक्चर में कुछ क्रॉप्स ग्रो कर रहा है. मीन्स वो बैंक में ज़रूर लोन लेने गए. ओके. नंबर 2 पे क्रॉप उसने ग्रो की, उसने क्रॉप को हार्वेस्ट किया. नंबर 3, आई थिंक वो अपनी क्रॉप्स को इकट्ठा करके कहीं मंडी या मार्केट में कहीं जा रहा है. ओके. 4 नंबर की पिक्चर में यू विल फाइंड 4 and 5 कंबाइन है. वहाँ पे एक मार्केट यार्ड है और वहाँ पर उसने अपना ट्रैक्टर लाके खड़ा किया. यहाँ से ये अपने जितना भी उसने प्रोडक्शन किया है ये सेल कर देगा और वहाँ से वो काउंटर से आई थिंक पैसे कलेक्ट कर रहा है मे बी. अब जब उसको पैसे मिल चुके हैं तो नंबर 6 में आप देख रहे हो कि ये गया स्वीट वाला यानी मिठाई वाले के वहाँ पे गया है. आपको जिसको क्रॉप के कुछ ज़्यादा ही पैसे मिले होंगे एंड तो गए. एंड नंबर 7 में उन्होंने बैंक वाले को उनका लोन रिपे कर दिया. ओके. ये सब ऑब्जर्व करने के बाद मुझे इतना इतना समझ में आता है. आई थिंक आपको कुछ और समझ में आ रहा हो तो मे बी इट्स योर विश. सो मैंने इस रुपीज़ की पूरी जर्नी देख ली है. रुपया घूम फिर के बैंक में ही आ गया है और बीच में एक फार्मर खुश हो गया है. सेकंड नंबर में देश में अनाज भी अच्छा उग रहा है. थर्ड नंबर में ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक ठाक चल रहा है. फोर्थ नंबर मार्केट वाले भी कमा रहे हैं, मार्केट में भी सामान आ रहा है. सिक्स्थ में मिठाई वाला भी कमा रहा है एंड फार्मर भी खुश है. फार्मर खुश 7 नंबर में भी है क्योंकि वो अपना लोन भी रिपे कर पा रहा है. ठीक है. चलो अब देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो वी विल ट्राई टू क्रैक दिस क्वेश्चंस. मनी इशूड फ्रॉम द बैंक रिटर्न टू द बैंक. ओके. सो वही जो मैंने कहा था कि मनी पूरा रोटेट होके अगेन बैंक में ही आ जाता है. राइट डाउन द एंटायर प्रोसेस इन द लाइन्स गिवन बिलो. बाप रे, इतनी सारी लाइनों में हम कैसे लिखेंगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. ओके. बुक वाले भी कभी कभी कंजूसी करता है. आई थिंक 7-8 लाइन देनी चाहिए थी बट क्या फ़र्क पड़ता है. चलो सेकंड नंबर को क्वेश्चन में आते हैं. राइट अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी योर फादर और मदर आर इन्वॉल्व इन. वेल, टॉकिंग अबाउट माई मदर, शी इज़ अ हाउस वाइफ. ओके. एंड my father is a serviceman doing job in a particular transport company and he's an accountant and he's writing all the basic documents जो रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन के वक्त में काम आते हैं. Sometime loading unloading of the goods. And talking about me, my teacher. Now, question number 3. राइट अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच द इनकम ऑफ योर फैमिली इज यूज्ड. ओके. तो हमारे घर में इनकम कहाँ यूज होती है. वेल, इनकम का कुछ पोर्शन हम लोग अपने डेली रूटीन्स पे यूज़ करते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया. ठीक है. हम इन अ वीक वी यूज टू विजिट मॉल जहाँ पे हम लोग पूरे महीने का राशन खरीद लेते हैं. सोप्स, वॉशिंग पाउडर एंड जितना भी रिक्वायरमेंट का सामान होता है सब ले लेते हैं. घी वगैरह आ जाता है एंड ऑल डेट. कुछ पैसा हम लोग बैंक में सेव भी करते हैं ऑफ कोर्स एंड कुछ पैसे हम लोग फिर यूज़ भी करते हैं. ओके. तो कहाँ कहाँ पे हमारी इनकम यूज़ हो रही है वो सब. नाउ बेस्ड ऑन द अबाउ क्वेश्चन इट कैन बी सेड दैट द पीपल आर एसोसिएटेड विद द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके. बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है. फार्मर था, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी होगा, है ना, मिठाई वाला है, ट्रेडर है, बैंक वाला फाइनेंशियल सर्विसेज है. तो ये सब अलग अलग टाइप की जॉब्स होती हैं जहाँ अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जो होता है. बट अगर हम लोग बात करें ना तो देर आर बेसिकली 3 सेक्टर्स विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. ओके. वन इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर
सेकंड में सेकेंडरी आएगा ऑफकोर्स, एंड थर्ड आता है सर्विस सेक्टर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे व्हाट अबाउट सेकेंडरी सेक्टर, एंड एट लास्ट सर्विस सेक्टर ऑल्सो। So without any delay, let's begin. Okay, so you can see on your screen primary sector. Certain resources are obtained directly from the nature and are used by us. That means food, grains, fruits, vegetables. Okay, कुछ चीज़ें हमको डायरेक्टली नेचर से मिलती हैं और जब हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है, वी ऑब्टेन वुड, मेडिसिनल प्लांट, गम एक्सेट्रा फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड मिल्क, मीट, बोन्स, लेदर फ्रॉम एनिमल्स। तो ये चीज़ें हमको नेचर से डायरेक्टली मिलती हैं, तो आई थिंक ये सब प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होंगी। वी गेट फिश फ्रॉम द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द बीनीथ ऑफ द अर्थ सरफेस, हमको ज़मीन के अंदर से मिलती है। इन शॉर्ट, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एक्सेट्रा प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अस। यानी इन सब चीज़ों से हमको क्या मिलता है, एक तरह से रॉ मटेरियल मिलता है, ओके, टू अस, एंड फॉर द फूड एंड इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर द गुड्स। तो हमको खाना भी खाने के लिए मिलता है, एज वेल एज हमको हमारे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी बेसिकली हमको मिल जाता है। दस दिस एक्टिविटी आर कैटेगराइज्ड एज द प्राइमरी सेक्टर। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर कि ये क्या होता है। So you can see below my image, it is also known as a manufacturing sector. Manufacturing जहाँ पे सामान बनता है। Certain primary products are such that it has to be processed into finished product to be of any use to us. Such economic activity is called the activity of the secondary sector. See friends, जहाँ पे लगाए कि कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, उनको मतलब प्रोसेस किया जाता है, उनको फिनिश किया जाता है, उसमें हम लोग कुछ मिलाते हैं, कुछ एडिट करते हैं, कुछ उसमें से चीज़ें निकाल देते हैं, एंड यही सब चीज़ों को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम कॉटन, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड, मेकिंग जैगरी और शुगर फ्रॉम शुगर केन, मेकिंग ब्रिक्स फ्रॉम सॉइल etc. Small and large scale industry manufacturing machineries, means of transport, means of communication, electrical equipment, consumer goods, chemical and dyes, clothes, defense equipment are a part of the secondary sector. That is why it is also known as the industrial sector. इसे industrial sector भी कहा जाता है। So friends, यहाँ पे हमने क्या देखा, अब मान लो कि एक फार्मर है, वो खेतों में कॉटन ग्रो कर रहा है, तो वो आएगा प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन जब वो फार्मर कॉटन मार्केट में बेचता है और जब एक कंपनी वाला उसको कॉटन को खरीद के कपड़े बनाता है, तो उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही रखेंगे, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। सेम वे जो शुगर अभी हमने जो पिक्चर में देखा, वो शुगर केन फार्मर किसान बेच के आ रहा है। अब वो मिल का जो मालिक है फैक्ट्री का, या तो उससे शुगर केन बनाएगा या फिर जैगरी शुगर बनाएगा या फिर जैगरी बनाएगा, ठीक है, जैगरी यानी गुड़। इसके अलावा स्मॉल बिग इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे आयरन का यूज़ होता है, एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, केमिकल डाइज। तो ये सब इंडस्ट्रियाँ जो आती है ना, वो सेकेंडरी सेक्टर में ही आती हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड द सर्विस सेक्टर। ओके, सो let us see the service sector. It is also known as a territorial sector. Territory sector. Primary and secondary sector cannot function without this sector. देखो ये टेरिटरी सेक्टर है और ये क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर को कोऑर्डिनेट करता है। अब पूछोगे सर कैसे कोऑर्डिनेट करता है, वेल इसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन। फार्मर जो प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा है और जो शुगर मिल का जो मालिक है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंडरी यूनिट में काम कर रहे हैं,
लेकिन वो सामान वहाँ से वहाँ पे ले जाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट, तो वो सर्विस सेक्टर में ही आता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर, इवन इंश्योरेंस भी होता है, फार्मर्स की फसलों का इंश्योरेंस होता है, एंड इवन फार्मर जो मिल का मालिक है, इंडस्ट्री का जो मालिक है, उसको भी मतलब इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर किस में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। एक दूसरे को कम्युनिकेट करना पड़ता है ना, मोबाइल टेली कम्युनिकेशन, तो ये भी सेकेंडरी में आता है। ओके, तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। A raw material and a finished product have to be transported to various manufacturing units or trader for which various means of transportation and infrastructure. Infrastructure में क्या आता है, रेलवे, वाटरवे, रोडवे, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फ्यूल फैसिलिटीज बिकम असेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फार्मर्स को भी फसलों को पानी देना होता है, तो उसको भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है ना, मशीन ऑन करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। एंड फैक्ट्री में तो चलो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। टू मेंटेन कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेडिंग यूनिट, टेलीकम्युनिकेशन, लेटर्स, इंटरनेट आर एसेंशियल, है ना। इंटरनेट कितना जरूरी है आज के टाइम पे, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑल नो इट वेरी वेल। टू सस्टेन द एंटायर नेटवर्क ऑफ प्रोडक्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड। तो किसी भी चीज़ को अच्छे से नेटवर्क अगर हमको बिल्ड करना है तो हमको प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। इवन हमारी हेल्थ, बैंकिंग सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, एंड स्पेशली इंश्योरेंस, तो मैंने पहले आपको एग्जांपल दे दिया है। इन मॉडर्न टाइम्स ATM, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज। रीड द गिवन बिलो, थिंक एंड राइट। चलो देखते हैं क्या बोलते हैं ये लोग। ओके, अब हमको 1 2 3 4 4 चीज़ें दी हैं। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट टू। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हमको दी गई है। नाउ सेकंड कॉलम इज गिवन व्हाट विल इफेक्ट, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, एंड व्हाट डज इट इंडिकेट, और वो क्या इंडिकेट करता है। नाउ इफ द फार्मर रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू शुगर मिल, अगर फार्मर को शुगर केन शुगर मिल में नहीं बेचनी है तो क्या होगा। वेल, इंडस्ट्रियल सेकेंडरी सेक्टर पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा, सिंस शुगर केन मिल वाले के पास शुगर केन ही नहीं है। एंड व्हाट डज इंडिकेट, इट इंडिकेट दैट सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। What if the textile mill in India decide to import clothes from the other countries rather than purchasing it from the Indian farmer? Then what will happen in the cotton farming? अगर मान लो कि फैक्ट्री ऐसा कहती है कि अब हम लोग जो कपड़ा है ना, कपड़े के लिए जो रुई है वो हम लोग इंडियन फार्मर से नहीं खरीदेंगे, हम लोग मंगवाएंगे कहीं चाइना से या फिर ऑस्ट्रेलिया से, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। वेल, प्राइमरी सेक्टर जो है ना, जो किसान है वो अपना कॉटन बेच नहीं पाएगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से डामाडोल हो जाएगा। एंड व्हाट डज इट इंडिकेट, सिंस सेकेंडरी सेक्टर मीन्स प्राइमरी सेक्टर वो भी सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड करता है, यानी पहले एक दूसरे से ये क्लियर हो गया है कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है, और लिंक टूटेगी तो फिर प्रॉब्लम होती है। अ फार्मर बाय ट्रैक्टर, पम्प सेट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ पम्प सेट एंड केमिकल फर्टिलाइजर इंक्रीजेस। अगर उसके मतलब ये सब चीज़ें जो खरीदता है फार्मर, अगर इन सब के प्राइजेस बढ़ते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। वेल, फार्मर्स के लिए बहुत ही उसका जो पैसा बचता है, मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। एंड व्हाट डज इट इंडिकेट, कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, लास्ट में food is required by those working in a secondary or tertiary sector. What if the transport goes on strike and refuse to bring the vegetables and milk etc. from the village? अगर ट्रांसपोर्टेशन वाले स्ट्राइक को उतर जाते तो उसका इफेक्ट क्या होगा, शहरों में जो नॉर्मल सामान पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। एंड व्हाट डज इट इंडिकेट, कि सर्विस सेक्टर के बिना भी ये दोनों सेक्टर सर्वाइव नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जितना भी डिस्कशन किया, जो भी टॉपिक पे बात की, ये क्या शो करता है कि प्राइमरी सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, या फिर सेकेंडरी सेक्टर हो, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब आपस में इंटरलिंक है। एंड किसी भी एक अगर सेक्टर को अगर हम लोग डिस्टर्ब करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा सेक्टर भी
ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज़ बिन इंक्रीजिंग डे बाई डे इन इंडिया, डिस्कस वाई। देखो हमारे देश में भी क्या हो रहा है कि इंडिया में है ना सर्विस सेक्टर का बहुत डोमिनेंट है। अगर हम अपने पूरे देश की इनकम निकालें ना तो 60% तो सिर्फ सर्विस सेक्टर देता है। हार्डली 15 to 20% एग्रीकल्चर का है एंड 25 to 30% इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, सेकेंडरी सेक्टर का है। हाउ डू वी account the value of goods and service of various sector and also calculate the total production। फिर उसके अलग अलग मेथड होते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं है अभी, वो आपको आगे क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। वो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा 11th-12th में, अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो। अब फार्मर सेल वीट एट द रेट ऑफ ₹15 kg टू फ्लोर मिल, है ना। आटा बनाने वाली चक्की वाले को फार्मर 15 रुपीज़ के केजी में अपना वीट बेचता है। That is turned into the flour and sold the biscuit making company for ₹20 per kg। देखो अपने आप एक चीज़ समझो आप, फ्लोर मिल वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि उसने क्या किया, आटा जो है वो 20 रुपीज़ में बेचा और उसने परचेज कितने में किया था, 15 रुपीज़ में। तो 5 रुपीज़ बीच का मार्जिन है। 5 रुपीज़ में अपनी मशीन भी चला रहा है, अपना रेंट भी पे कर रहा है एंड ऑल डेट। मीन्स उसको मुश्किल से 1-2 रुपये बचते होंगे, ठीक है। अब ये किसको बेच रहा है, बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री को। तो बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री वाले फ्लोर वाले से 20 रुपीज़ किलो वीट परचेस कर लेगी। अब बिस्किट मेकिंग कंपनी मिक्स शुगर डालते हैं उसमें, है ना, घी डालते हैं एंड अदर थिंग्स, मतलब केमिकल्स भी बहुत सारे आते हैं विद द फ्लोर एंड मेक अ बिग पैकेट ऑफ बिस्कुट। इट सोल्ड इन द मार्केट 80 रुपीज़ मीन्स 20 रुपीज़ पर पैकेट। यानी जो उसने 1 kg 20 रुपीज़ का आटा मिलाया था, उसमें उसने शुगर मिलाई, घी मिलाया, पता नहीं क्या क्या मिलाया एंड 80 रुपीज़ में बेच दिया। एंड द बिस्किट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ विच रीच द कंज्यूमर। और ये फाइनली जो बिस्किट है हम लोग कंज्यूम करते हैं और ये भी करते हैं, ओके। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लास्ट स्लाइड, थिंग्स टू नो। क्या है इसमें, लेट्स सी द पिक्चर एंड नोटिस द कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू गेट द टी एज द एंड प्रोडक्ट, ओके। सो टी बनाने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। टी एक एंड प्रोडक्ट होता है, उसमें देखते हैं क्या है। 1 cup ऑफ टी कॉस्ट ₹7.50 एंड ओनर ऑफ द होटल एंड ही अर्न्स ₹2.50 एज द प्रॉफिट। व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस, ओके। उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। सो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, एक चाय बनाने वाला है ना, उसको मतलब ₹7.50 पड़ता है एक कप बनाने में, और उसको ₹2.50 एक कप पे प्रॉफिट कमाना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफकोर्स 10 रुपीज़ ही होगा, 10 रुपये की वो चाय बेचेगा। फ्रेंड्स अगर उसके यहाँ पे दिन में 1000 कस्टमर आते हैं तो उसको 2.5 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 2500 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द डे वो कमा के अपने घर पे जाएगा, ठीक है। अब देखो कहानी में कुछ ट्विस्ट आते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। एग्जैक्टली बिलो माई इमेज, सपोज द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज इंक्रीज बाई 2 रुपीज़ पर लीटर। तो मिल्क का भाव बढ़ेगा। व्हाट विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट ऑफ टी। अगर ये मिल्क का कॉस्ट बढ़ा है तो मे भी हो सकता है कि ये 7.50 पैसे की जगह अब उसको 8 रुपीज़ पड़ रहा हो या 8.50, लेकिन अब अपना भाव तो नहीं बढ़ाएगा ना। अगर अपना भाव बढ़ाएगा तो फिर उसके पास कस्टमर कम आएंगे। जब उसको पहले एक कप पे ₹2.50 मिल रहा था, वैसा भी हो सकता है कि वो कम हो जाए, ₹1.50 मिले या फिर 2 रुपीज़। तो वो क्या सोचेगा कि मैं अपने चाय के प्राइजेस मुझे इंक्रीज़ करने ही पड़ेंगे, ओके। अगर कॉस्ट 7 से 8 होता है तो वो 11-12 करेगा, 8 या 9 होता है तो वो शायद 12 या 15 रुपीज़ से अपना प्राइस बढ़ाएगा। तो क्या होता है, अल्टीमेटली महंगाई बढ़ती है। What will be the effect of your household if the budget if the sugar price increase by ₹1 per kg। तो ऑफकोर्स हमको बहुत फिर सोच समझ के खर्चे करने पड़ते हैं। What will be the effect of your household budget if the price of the gas cylinder increase by 50 rupees। अगर गैस सिलेंडर का प्राइस 50 रुपीज़ से बढ़ जाता है तो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। What will be the effect on bus and school bus fare if the price of the diesel increase by ₹2.50। Well, talking about अभी right now in India petrol above 80 and डीजल जो है वो 75 रुपीज़ पर लीटर के आसपास है। तो हम लोग ये होता है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी जब नॉर्मली
चीज़ों के भाव, जब ज़रूरतों की चीज़ों के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो इससे हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। थिंक हु इंक्रीज द प्राइस ऑफ मिल्क। वेल, मिल्क की फेडरेशन होती है, कमिटीज़ होती है, शुगर, गैस, डीजल एक्सेट्रा। वेल, इनकी वेल ऑर्गेनाइज होती है, लेकिन जब एक लिमिट से ज़्यादा प्राइस बढ़ती है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और उन सब प्राइजेस को कंट्रोल करती है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, इकोनॉमिक सिस्टम वाला। वेल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू ब्रॉट इट्स पार्ट 2 एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड बाय एवरीवन।